आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू ग्राफ। वो किस चीज से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है ग्राफ से। कल मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी के मुतालिक बताया था, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के लिए मैंने आपको बताया था, ये मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूं, आप लोग जाके देख भी लीजिएगा लेक्चर में। स्पीड से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि हमने ये किया था कि स्पीड बेसिकली है क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body in a second। एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो डिस्टेंस जो कितनी देर में कवर हो रहा हो, एक सेकंड के अंदर कवर हो रहा हो, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते थे? स्पीड कहते थे। जबकि वेलोसिटी भी यही कहलाता है। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है कि स्पीड इज इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, सॉरी इन एनी ऑर्बिट्ररी। स्पीड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी ऑर्बिट्ररी डायरेक्शन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी क्या चीज कैलकुलेट करूंगा? स्पीड। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ तो मैं क्या चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ? उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ सेकंड, एक सेकंड में जितना फासला होगा। वेलोसिटी कब कहलाएगा? व्हेन इट इज, मसलन एक जहाज अगर सीधा सीधा उड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेन। लेकिन अगर एक बस है जो कि मुख्तलिफ गलियों से होकर गुजर रही है तो वो मैं बस की क्या कैलकुलेट करूंगा? स्पीड। दोनों की यूनिट सेम होते हैं और यूनिट इसके क्या आते हैं? मीटर पर सेकंड। क्या मच जस्ट, अगर एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड तो इसका मतलब क्या है? इट्स स्पीड। तो मैं कहूंगा कि इट इज कवरिंग 15 मीटर डिस्टेंस इन एवरी सेकंड। मैं कैसे कहूंगा कि कार इज कवरिंग 15 मीटर डिस्टेंस इन इन एवरी सेकंड, हर एक सेकंड के अंदर, इन एवरी सेकंड। हर एक सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 15 मीटर का। तो उसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी जो क्या हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। फिर हमने देखा था स्पीड कांस्टेंट भी होती थी और स्पीड जो थी वो वेरिएबल भी होती थी। अभी हमने दोनों चीजें देखी थी। When do we say the speed is a constant one? कांस्टेंट कब होती थी? जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि यहां पर भी 15 हो, यहां पर भी 15, यहां पर भी 15, सब सेकंड्स के ऊपर डिस्टेंस क्या हो? 15 हो। इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग सेम डिस्टेंस इन एवरी सेकंड तो स्पीड इज सेड टू बी कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता था? पहले में 20 मीटर हो गया, दूसरे सेकंड में सपोज 5 मीटर आया, तीसरे में 2 मीटर आया, चौथे में 10 मीटर आ गया। तो बताइए यहाँ पे कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, कभी कम। यानी कि इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस। हाँ बेटा। सर ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक ही होता है? देखें, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक ही है। ये कल मैंने बताया था। यूनिफॉर्म का मतलब भी क्या होता है? सेम। मैंने आपको कल बताया था कि यूनिफॉर्म, आप जब स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो तमाम बच्चों की जो ड्रेसेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो कांस्टेंट और यहाँ पे देखिए ना, सबके सिमिलर है, एक जैसे। तो ये यूनिफॉर्म। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज को कहते हैं, तब्दील, वेरिएट करना। समझ रहे हैं? तो स्पीड बुनियादी तौर पे दो तरह की होगी और स्पीड जब भी कैलकुलेट की जाती है दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। हम जब भी स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो स्पीड कौन सी होती है? एवरेज स्पीड। द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज, ये कल भी मैंने आपको लिख के बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि जो बॉडी जो है जो ट्रेवल कर रही है उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के मुकम्मल कितना वक्त लगा है उसको। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये कहूं कि भाई तुम अपनी स्पीड निकालो, तुम यहां पे, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये आपका घर है होम, यहां से आप पहुंचे हैं क्या? स्कूल पहुंचे हैं। अब आप बताइए आपकी स्पीड क्या थी स्कूल पहुंचने में? स्पीड का मतलब क्या है कि आपने क्या मालूम करना है? एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कि तुमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब ये बताओ, यहां से यहां तक एक बच्चा पहुंचा है, टोटल डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है
सपोज के ये टोटल डिस्टेंस आया 20 मीटर है आपका, और टाइम आ गया 5 सेकेंड, आपको टोटल टाइम लगा, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 4 20, 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर एवरेज स्पीड। आपकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ये स्पीड कांस्टेंट कब होगी। अब ये बताइए, आप जब अपने घर से स्कूल आते हैं तो क्या आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है? जरूरी नहीं है। मसलन मैं अगर चलना शुरू करूं, तो जब मैं घर से निकल के चलना शुरू करूंगा तेज तेज, तो मेरी बॉडी में एनर्जी शुरू में ज्यादा होगी तो मैं शुरू में तेज चल रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं स्कूल पहुंचने लगूंगा मेरी बॉडी की एनर्जी कम होती जाएगी, तो मैं अपनी स्पीड को स्लो डाउन, यानी कि पहले 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, बाद में 1 सेकंड में डिस्टेंस क्या कवर होने लगेगा, कम। तो जैसे जैसे मैं कम करता चला जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, मेरी स्पीड जो है वो वेरिएबल है, कम होती चली गई। ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी गाड़ी पे मूव कर रहा हूँ, गाड़ी मैंने चलाई, गाड़ी के ऊपर मैं बैठा, और गाड़ी मैंने चलाई, स्पीडोमीटर जो था, ऑटोमीटर, उसके ऊपर आपके पास जो नेडल थी वो मैंने 30 किलोमीटर पर आवर के ऊपर सेट कर दी, 30 पर। जब मैं 30 पे सेट करके एक्सेलेटर के थ्रू सेट कर दूंगा, और ना मैं इसे बढ़ा रहा हूं ना कम कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो गाड़ी है वो इक्वल डिस्टेंस से नहीं, इक्वल, यानी कि हर घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। यानी कि उस वक्त घड़ी की या गाड़ी की स्पीड जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब अगर आपने देखा ये जो परेड हो रही होती है, जो फौजी, जो आर्मी पर्सन होते हैं, ये जब परेड करते हैं, तो वो परेड करते हुए सबकी स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल स्टेप के ऊपर कवर कर रहे होते हैं, वो एक ही साथ चल रहे होते हैं वो, तो उनकी स्पीड क्या रहेगी, अगर कोई बंदा परेड कर रहा है तो उसकी स्पीड। मैं अभी कल या परसों वो देख रहा था, ओलंपिक्स आ रहे हैं ना अभी आजकल, उसमें साइकिलिंग का था एक, वो देख के बड़ा, मैंने देखा इस दफा तो मुझे कुछ समझ में आया कि ये हो क्या रहा होता है, ये साइकिलिंग किस तरीके से निकाली जाती है। क्योंकि साइकिल की जब रेस शुरू होती है तो एक बहुत बड़ा राउंड होता है, यानी कि एक लूप होता है बहुत बड़ा, वो लूप जो है वो एक दफा नहीं, सपोज के 5 दफा कवर करना है साइकिलिस्ट को। अब क्या होता है, जब 5 दफा कवर करना होता है तो साइकिलिस्ट को पीछे से जो उनका सपोर्टर होता है वो साइकिल को धक्का देता है, और कुछ दूर तक धक्का दे के फिर छोड़ देता है। फिर साइकिलिस्ट जो होता है वो पहला ट्रिप जो है वो बहुत स्लो कवर करता है, दूसरा ट्रिप फिर उससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता है, वरना वो ये चाहे कि पहले 3 राउंड बहुत तेजी से अपनी फुल एनर्जी लगा के सर्व कर दे, और फिर आखिरी राउंड है एंड के ऊपर वो उसके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, तो वो बाकी 2 राउंड्स कैसे कंप्लीट कर पाएगा। लिहाजा वो क्या करता है, स्टार्टिंग में अपनी एनर्जी को करता है, और पहले 2 राउंड के अंदर बॉडी वार्म अप भी होती है, और वो अपनी स्पीड को कम और ज्यादा रख के मेंटेन करता है। लेकिन लेट सपोज कि जब वो आखिरी राउंड के ऊपर आता है तब वो स्पीड पकड़ता है, और फिर बाकियों से उसका मुकाबला शुरू होता है, और फिर जो आगे निकलता है वो निकल जाता है। तो ये भी फर्क क्या बनता है कि आप स्टार्ट करते हैं आपकी स्पीड स्लो होती है, फिर ग्रेजुअली स्पीड बढ़ती जाती है, और फिर इसी तरीके से आपने जो एथलीट्स होते हैं, वो एथलीट जिनकी जो कि लॉन्ग रनर होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उनको दौड़ना होता है, कई किलोमीटर तक के लिए मैराथन जो होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, शुरू में बहुत ही हल्के 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 दौड़ रहे होते हैं, अपनी को स्लो रखते हैं, और एंड के ऊपर अपनी स्पीड क्या कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी उन्होंने गैदर की भी होती है अपनी बॉडी में। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स वेरिएबल की मिलती हैं, कांस्टेंट एग्जांपल्स हमें बहुत कम नजर आती है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है कि तुम खड़े खड़े बता सकते हो कि हर सेकंड में उसकी स्पीड 15 होगी। अगर 5वें सेकंड में 15 है तो 100 सेकंड में भी कितनी होगी, 15। 200 सेकंड में भी कितनी होगी, 15 होगी, चेंज नहीं होगी। समझ रहे हैं। अब मसलन मैं आपको एक और बात बताऊं, एक बंदा है जो कि डेली बेसिस पे काम करता है, वो बाजार जाता है और बाजार जाके कुछ कमा के ले आता है। ठीक है, रोजाना की कुछ ना कुछ दिहाड़ी लगाता है वो, जो वो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहा है। अब जो है अमाउंट वो कमा रहा है, वो उसमें वेरिएशन है, वो कम और ज्यादा हो सकता है। हो सकता है किसी दिन उसने 500 रुपीज ही कमा पाया, किसी दिन वो 650 उसने अर्न किए, हो सकता है किसी दिन उसने 1500 यानी कि 1500 वो अर्न कर पाया, हो सकता है कि अगले दिन उसने 2000 रुपए कमा लिए।
अब जो डेरिवेटिव्स पे बंदा बैठा है ना, उसको नहीं पता है कि आज जो नेक्स्ट डे आ रहा है उस नेक्स्ट डे पे मैं कितना कमा पाऊंगा, लिहाजा एंड के ऊपर जाएगा, यानी कि पूरे मंथ के किसी भी डे के ऊपर क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कितना अमाउंट जो हो रहा होगा वो अर्न कर रहा होगा? आप कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है, हर डे के ऊपर या हर सेकंड के ऊपर कवर्ड डिस्टेंस का मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हो गया कि एक बंदा है, उसको आपने सपोज 9,000 रुपीज फॉर अ मंथ आपने उसको रख लिया है, या 300 रुपीज। अब ये बताइए 300 रुपीज के ऊपर अगर आप पर मंथ रख लेते हैं इसे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 300 को अगर आप 30 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 30 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि कंफर्म हर दिन वो 30 रुपए जरूर कमाएगा, 30 रुपीज। अगर मैं कहता हूं कि वो बंदा जो कि 300 रुपीज पर मंथ के ऊपर अगर वो जॉब कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 15th डे पे भी 30 रुपीज ही अर्न कर पाएगा, वो 25th डे के ऊपर भी 30 रुपीज अर्न कर पाएगा। अगर उसने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी है या कम कर दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, he will earn 30 rupees every day. So that is why we can say कि उसकी अर्निंग जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है। तो ये थोड़ा सा आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा बेटे, अब हम ग्राफ की तरफ आ रहे हैं। ये तो हमने कल स्पीड या वेलोसिटी की बात की थी, अब मैं ग्राफ की तरफ आ रहा हूँ, ग्राफ पे कुछ चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, ग्राफ जो है वो बेसिकली क्या है, एक टूल है। ग्राफ हमारे पास क्या है, एक टूल है। वी विल यूज दैट टूल इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स। देखिए ग्राफ के ऊपर आपको पता है एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है और एक दूसरा कौन सा एक्सेस होता है, वाई एक्सेस। अब यहां पे बताइए ये ओरिजिन है। अब बताइए एक्स और वाई की करना आता है, तो एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज, मसलन एक्स 0 पे, वाई भी क्या है, 0 है। अगर मैं ये कहता हूं कि एक्स 2 है और वाई भी 2 है, एक्स 4 है और वाई भी 4 है, एक्स 6 है और वाई भी 6 है, और ऑनवर्ड्स ऐसे ही आगे चलते चले। तो देखिए इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में 1 2 3 करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 4 5 6 7, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। बताइए 1 पे 1 ये वाला पॉइंट आ गया, 2 पे 2 ये वाला पॉइंट आ गया, 3 पे 3 ये वाला पॉइंट आ गया, 4 पे 4 ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो जब मैं इन पॉइंट्स, अब मुझे तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए ना लाइन को मिलाने के लिए, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन हियर। मेरे पास लाइन कैसे आने लगी है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। जब मैंने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं? अब ये बताइए ये जो लाइन है, क्या ये सिर्फ एक्स से मिलकर बनी है? क्या इसमें सिर्फ एक्स इन्वॉल्व हुआ है? नहीं। क्या इसमें सिर्फ वाई इन्वॉल्व हुआ है? नहीं, बल्कि क्या हुआ, एक्स भी इन्वॉल्व हुआ है और वाई भी इन्वॉल्व। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन ना तो एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना ही वाई को, बल्कि एक्स और वाई दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। या फिर मैं ये कहूंगा कि दिस लाइन, एक सेकंड बेटा, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ वाई एंड एक्स। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई और एक्स के डिवीजन को, या वाई और एक्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करिए। कहिए बेटा। सर ये आप लिख कहाँ रहे हैं सर, नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा है बेटा, क्या शेयर नहीं हुआ हुआ स्क्रीन? हुआ है सर। हुआ है सर। अच्छा, आप बेटा अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें। आप मोबाइल पे लेके बैठे होंगे ना, मोबाइल के ऊपर ऊपर टैप का निशान आ रहा होगा, एक ब्लू कलर की पट्टी आ रही होगी, उसको क्लिक करें तो स्क्रीन डिस्प्ले होगा। या आप लॉग ऑफ कर जाइए, दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करें।
मीटिंग से लॉग आउट करें और दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करेंगे तो दिखने लगेगा। अच्छा भाई, तो आपके पास ये आ गई स्ट्रेट लाइन, रेशियो y ओवर x, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है वो ना तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है ना ही y को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि लाइन रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ y एंड x, यानी कि y को x से जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी असल में ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी। बात समझ में आ रही है? मसलन अगर मैं y की जगह एक क्वांटिटी ले लूं डिस्टेंस, y की जगह क्वांटिटी क्या ले ली मैंने? डिस्टेंस, और x की जगह मैंने क्वांटिटी ले लिया है टाइम। ये फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है ना। मैंने कहा भाई 0 टाइम पे इसका डिस्टेंस क्या 0 था, 2 सेकंड्स के बाद इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 2 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। 4 सेकंड्स के बाद इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर। 6 सेकंड्स के बाद इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 6 मीटर। तो बताइए डिस्टेंस और टाइम के रिलेटिवली मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। अब जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नाउ दिस लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये लाइन ना तो डिस्टेंस s को रिप्रेजेंट करेगी ना ही टाइम t को रिप्रेजेंट करेगी, बल्कि ये लाइन जो होगी वह s और t के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आती है कि दिस लाइन, ये जो रेड कलर की लाइन है, मतलब देखिए ये ब्लैक लाइन जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ गई बात? ये s जो है, ये जो y एक्सिस है, ये ब्लैक कलर की लाइन किसको? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी समझ में आ गई। लेकिन ये जो लाइन रेड कलर की है लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ y एंड x, यानी कि s एंड t, s ओवर t। अब ये बताइए डिस्टेंस अपॉन टाइम असल में किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है? स्पीड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज आपके पास डिस्टेंस, अगर मैं s और t का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, डिस्टेंस और टाइम का अगर मैं क्या चीज ड्रॉ करूं, मैं इस डिस्टेंस और इस टाइम का अगर क्या ड्रॉ करूं, ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन बेसिकली किस चीज को, ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी किस चीज को? स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। बताइए इस ग्राफ के ऊपर दो चीजें लिखी हैं। इस ग्राफ के ऊपर लिखा है स्पीड एंड टाइम। बताइए, सॉरी, डिस्टेंस, ये एस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एस किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। बताइए डिस्टेंस और टाइम में कहीं पर भी स्पीड का तस्करा आ रहा है? नहीं। लेकिन जब मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन असल में एस और टी के डिवीजन को शो करेगी, और एस और टी का डिवीजन किसके इक्वल होता है? हमने अभी पढ़ा था कि स्पीड इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास स्पीड, ये लाइन जो है वो आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ कहिए बेटा। सर ये जो रेड लाइन सर जो आपने लगाई है सर, ये 4 डॉट लगाए हैं इसके बीच में सर, रेड लाइन के बीच, सर ये क्या है सर? देखिए मैंने ये 4 डॉट्स कैसे लगाए? मैंने एक गाड़ी ली, एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना शुरू किया। बताइए जब उसका टाइम 0 था तो उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, 0 मीटर डिस्टेंस था। तो मैंने पहले ये टेबल बनाया, इस टेबल में 0 सेकंड पे 0 मीटर डिस्टेंस लिखा। फिर मैंने देखा 2 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस कितना हो चुका था? 2 मीटर। तो मैंने देखा कि 2 सेकंड के बाद 2 मीटर था, तो मैंने यहाँ पे 2 सेकंड के बाद 2 मीटर लिख लिया। आफ्टर 4 सेकंड डिस्टेंस कितना आया? 4 मीटर। आफ्टर 6 सेकंड डिस्टेंस कितना आया? 6। जितना भी डिस्टेंस आता गया उसको मैं एक टेबल के ऊपर नोट डाउन करता गया। जब मैंने नोट डाउन कर लिया तो मैंने इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया। बाद में मैंने क्या किया? इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा? ये जो टेबल आया है मेरे पास, ये ऑब्जर्वेशन से आया है मेरे पास। मैंने जिस गाड़ी को लेके और एक क्लॉक को लेके जब मैंने इसको मूव कराया तो मेरे पास ये टेबल आ गया। इस टेबल को मैंने प्लॉट कर दिया किस चीज के ऊपर? ग्राफ पे। अब मैथमेटिक्स के अंदर आपको ग्राफ प्लॉट करना आता होगा कि 0 0 दिया गया है तो 0 0 ये वाला पॉइंट होगा। अब अगर आपके पास दिया है 2 पे 2 तो इसका मतलब क्या है? 2 ये है, यहाँ पे 2 ये है, इस 2 पे 2 आएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आपने ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया। समझ रहे हैं? फिर देखिए ये 2 पे 2 के ऊपर ये वाला पॉइंट आ गया। ये यहाँ पे 2 है ना, ये 3, फिर ये 4। अब देखिए 4 के ऊपर 4 है ये, तो 4 पे 4 कैसे प्लॉट किया? देखिए ये वाला पॉइंट 4 का था, ये वाला पॉइंट 4 का आया,
और यहाँ पर भी वाला पॉइंट 4 का आया, ये 4 समझ लीजिए, ये 4 ये वाला पॉइंट आया, तो ये मैंने 4 पे 4 मार्क कर दिया। तो देखिए ये पॉइंट्स जब मेरे पास 2-3 पॉइंट्स आ गए, तो इन पॉइंट्स को मिला के मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। मुझे असल में इस ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी थी, और ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है y अपॉन x एक्सेस को, यानी कि y ओवर x का मतलब क्या है, s ओवर t। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, t को, तो y अपॉन x का मतलब क्या हो गया, s अपॉन t। तो मैंने क्या लिख लिया, s अपॉन t लिख लिया, और s अपॉन t किसके बराबर होता है, स्पीड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट द स्पीड। अब इसके अंदर मैं मुख्तलिफ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे सबसे पहली चीज यह है कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अ ग्राफ। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, किसके दरमियान, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान एक ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये बताइए ये मैं ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहा हूं। ये ग्राफ बेसिकली एक टूल है मेरे पास। इस ग्राफ को मैं क्या कहूंगा कि दिस ग्राफ इज, मेरे पास क्या है, एक टूल है। ये टूल ऐसा ही है जैसे कि एक कैलकुलेटर टूल होता है। कैलकुलेटर जो होता है आपके पास, वो बेसिकली क्या होता है, एक टूल होता है। मसलन मैथमेटिक्स का अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि यार ये ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप क्या करें, सॉल्व कर दें। अब 2 बच्चों को मैंने दे दिया, एक बच्चे ने उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी परफॉर्म होनी थी उसमें, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को उसने बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व किया, और एक मैंने कैलकुलेटर दिया और मैंने कहा कि भाई आप इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करें। तो वो बच्चा जो है वो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब जब वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके सॉल्व जो कर रहा होगा, उसको वो काम आसान लगेगा, इजी होगा। समझ रहे हैं, इजी कब होगा, इजी उस वक्त होगा जब वो किसके थ्रू सॉल्व कर रहा हो, कैलकुलेटर। लेकिन जिस बच्चे को कैलकुलेटर तुम नहीं दोगे तो प्रॉब्लम होगी ना सॉल्यूशन करने में। वो कहेगा कि सर उसने तो कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, मैंने तो किया ही नहीं है, मुझे आपने यूज नहीं करने दिया। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए, ये जो कैलकुलेटर दोनों बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर एक बच्चे को कैलकुलेटर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कर दूं, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो जिसके बटन उसको यूज करना ही नहीं आता हो, और मैं उससे कहूं कि नहीं जी तुमने कैलकुलेटर से करना है, तुमने नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो बताइए जिसको मैंने जो डिवाइस दी थी पहले, वो तो कह रहा था कि मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर वो डिवाइस जो आपके काम को आसान बना रही है, अगर आपको यूज करनी आती नहीं, तो वो काम आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। मसलन वही कैलकुलेटर अगर मैं बहुत हाई फाई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दूं, तो वो आप मुझे वापस करके कहेंगे कि सर मैं नॉर्मल पेपर पे ही जबानी कैलकुलेशन से कर लूंगा, मुझे कैलकुलेटर नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक टूल है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, ये एक टूल है आपके पास, जैसे कैलकुलेटर एक टूल होता है। ये टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, स्टडी करने के लिए। किस चीज को, ऑब्जेक्ट की काइनेमेटिक्स को स्टडी करने के लिए, ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऐसा टूल है कि अगर आपको ये टूल आता है, इस टूल को इस्तेमाल करना, इसको यूज करना आ जाए, तो ऑब्जेक्ट की मोशन को आप बहुत बेहतर तरीके से सिर्फ इसे देख के डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन वो बच्चा जिसे ये टूल इस्तेमाल करना आए ही नहीं, वो देख के कहेगा कि सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, मुझे नॉर्मली काम कर लेने दें आप। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपको सबसे पहले इस टूल को यूज करना आना चाहिए कि मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसे डिस्क्राइब करूंगा। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। अब मसलन मैं एक ग्राफ बना के बताता हूं आपको, अब आप इसको खुद समझते जाइएगा। देखिए भाई, एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी यहां पर रेड कलर के अंदर है, ठीक है, एक ब्लैक है और एक रेड है। ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों मूव कर रहे हैं। दोनों की मोशन डिफरेंट हो सकती है, एक की स्पीड ज्यादा और एक की स्पीड कम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, एक वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब देखो, मुझे अभी इस बॉक्स को देख के तो नहीं पता लग रहा ना कांस्टेंट है या वेरिएबल है, या किसकी स्पीड ज्यादा किसकी कम। मैं क्या करूंगा, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करता हूं और इसका भी ग्राफ ड्रॉ करता हूं। अब मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा भाई, मैंने क्या किया कि ये मैंने एक्सेस बनाए, इसके अंदर यहां पे आ गया डिस्टेंस और यहां पे आ गया टाइम।
यानी कि इसका भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लिया और इसका भी डिस्टेंस, इसको हम ब्लू में कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बॉक्स जो है, ये जो लाइन है ये मूव कर रही है ब्लू में, ये गाड़ी ब्लू है और ये गाड़ी ब्लैक है। एक्सिस मैंने डिस्टेंस टाइम ड्रॉ कर दिया। और ये बताइए कि जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो लाइन इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी। देखिए जब मैंने ये ब्लैक वाले को सॉल्व किया और इसकी लाइन ड्रॉ की, तो सपोज इसकी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, और डिस्टेंस ग्राफ आ रहा है वो भी मैंने इसी ग्राफ पे प्लॉट किया और वो आ रहा है इस तरीके से। ये जो ग्राफ आ रहा है ये किसका आ रहा है? ये जो ग्राफ मैंने कैलकुलेट किया, ये जो लाइन ग्राफ कैलकुलेट की है, ये बॉडी बी की है, और ये जो लाइन है पहली वाली, ये बॉडी ए की है। अब बताइए इस ग्राफ को देख के मैं दो इंफॉर्मेशन तो दे सकता हूं। पहली इंफॉर्मेशन में ये दे सकता हूं कि बोथ लाइंस आर, अच्छा एक तीसरी बॉडी भी हम दरमियान में डाल लेते हैं। एक थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो रेड कलर का है, ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। रेड कलर की जो लाइन आ रही है ना, वो आ रही है कुछ ऐसे करके। थर्ड लाइन जो है वो ऐसे कर्व्ड है, इसकी इस लाइन के इसका जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि क्या बन रही है, कर्व। ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन तीसरी लाइन जो है वो क्या बन रही है, कर्व बन रही है। सबसे पहले आप ये समझिए ग्राफ के अंदर ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। इफ वी आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मेरे पास लाइन कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर, इफ वी आर अटेनिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड ऑफ द, चाहे कोई सा भी पहला हो दूसरा हो तीसरा हो, इफ यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेट टू बी अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी और कांस्टेंट स्पीड होगी। इफ वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन तो स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगी। और इफ वी आर गेटिंग अ कर्व्ड लाइन, अगर मेरे पास लाइन क्या आ रही है, कर्व्ड लाइन आ रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड उस वक्त कहलाएगी वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। तो पहली चीज, बगैर गाड़ी को देखे हुए, बगैर उसकी वैल्यूज को चेक किए हुए, आप ये बता सकते हैं कि दीज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी बोथ आर स्ट्रेट, इनकी लाइनें स्ट्रेट आ रही है, ग्राफ को देख के बता रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि पहला कंक्लूजन क्या आया कि ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, बी, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। इनकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रही है। जबकि कंक्लूजन में ये जो था सी, जो कि रेड लाइन है, इट इज अ कर्व्ड लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ये कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से। समझ रहे हैं, इसकी स्पीड क्या है, वेरिएबल है। अब अगर स्पीड वेरिएबल है तो मुझे ये कैसे पता लगेगा, यानी कि स्पीड वेरिएबल होने का मतलब क्या है, वेरिएबल किसकी हुई, जो जो ब्लॉक सी था, ब्लॉक सी जो है इसकी स्पीड वेरिएबल है। मुझे अगर ये चेक करना है कि वेरिएबल में क्या इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या स्पीड डिक्रीज हो रही है, अगर ये मैं चेक करना चाहूं, तो देखिए इसको चेक करने के लिए अगर आपके पास ये खैर इंक्रीज और डिक्रीज फिर हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इसको नहीं चेक करते, ठीक है ना। ये पहला हो गया, वेरिएबल हो गया यानी कि कांस्टेंट नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि अगर कांस्टेंट स्पीड, मसलन मैं ये तीसरी लाइन यहां से अभी हटाता हूं, ठीक है ना, ये कर्व वाली हटा दी, मैं ए और बी को कंसीडर कर रहा हूं, बोथ आर स्ट्रेट लाइंस, इसमें से स्पीड ज्यादा किसकी होगी बताइए, ब्लैक वाले की स्पीड ज्यादा होगी या ब्लू वाले की। तो देखिए द लाइन विच इज क्लोजर टू एक्स एक्सिस हैविंग लो स्पीड, जिसका एंगल थीटा, इस थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं, इस थीटा को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, इस थीटा को हम एंगल भी कहते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या स्लोप भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं एंगल। जिसका ग्रेडियंट, जिसका स्लोप, जिसका एंगल
लेस होगा, कम होगा, उसकी स्पीड भी उतनी ही क्या होगी, लेस होगी, उतनी ही कम। और जिसका एंगल, अब यहां पे बताइए, अगर मैं पहले वाले का एंगल लेता हूं, ब्लैक लाइन का, तो बताइए ब्लैक लाइन की वेलोसिटी जो होगी वो इज मोर देन, ग्रेटर देन किसकी, ब्लू लाइन की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैं ब्लू लाइन की वेलोसिटी और ब्लैक लाइन की वेलोसिटी को कंपेयर करूं, मसलन मैं एक की वेलोसिटी कहता हूं 30 और एक की कहता हूं 50, तो अंडरस्टूड है कि 50 वेलोसिटी किसकी होगी, ब्लैक की, और 30 किसकी होगी, ब्लू की। क्योंकि ब्लू लाइन क्लोजर टू एक्स एक्सिस है, जो लाइन जितनी ज्यादा एंगल के ऊपर होगी उसकी स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं यहां पे एक ग्रीन लाइन भी ले लूं और ग्रीन लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो यहां पे अगर मैं वेलोसिटीज को कंपेयर करूंगा तो ग्रीन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी होगी, ब्लैक की, और उससे भी कम किसकी स्पीड होगी, ब्लू की। तो इसका मतलब क्या है, जो कंक्लूजन आ रहा है वो मेरे पास ये आ रहा है, मोर एंगल, जितना ज्यादा एंगल होगा क्या होगा, मोर स्पीड, जितना ज्यादा एंगल होगा स्पीड उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इफ वी आर कंपेयरिंग द वेलोसिटीज ऑफ दीज थ्री, तो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि मैं क्या कहूंगा, ग्रीन की वेलोसिटी, यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो वेलोसिटी ऑफ ग्रीन ऑब्जेक्ट इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ ब्लैक ऑब्जेक्ट, और ब्लैक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्रेटर होगी किस चीज से, ब्लू ऑब्जेक्ट की। यानी कि ब्लू की स्मॉलेस्ट होगी, फिर मिडल में किसकी आएगी, यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी किसकी होगी, ब्लैक की होगी, यानी कि स्मॉल से ज्यादा होगी, और फिर हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी निकलेगी आपके पास, ग्रीन की निकलेगी। सो इनकी इंक्लाइनेशन के थ्रू मैं बता सकता हूं। अच्छा, एक और आखिरी चीज, ये मुझे बताइए कि अगर मैं एक ब्लैक लाइन कंसीडर करता हूं, एक ग्रे लाइन ले लेते हैं हम, और ग्रे लाइन को मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर देता हूं। एक और गाड़ी है ये जिसकी लाइन ग्रे लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब ये बताइए कि व्हेन द लाइन इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एंगल कम होके ऑलमोस्ट क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो बताइए जीरो हो जाने का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ग्रे लाइन जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। अगर लाइन जो है, अगर लाइन क्या हो जाए, ऑन एक्स एक्सिस आ जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो ऐसी सूरत में जो स्पीड होगी वो क्या कंसिडर की जाएगी, जीरो। तो भाई कुछ चीजें अभी हमने देखी, वो चीजें मैं यहां पे आपको रिवाइज करा देता हूं, रिवीजन देख लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर, जो कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। इसी ग्राफ को हम फिर कल भी कंटिन्यू करेंगे। देखें क्या चीज हमने देखी, ग्राफ के रिलेटिवली देखा कि इफ द कार इज मूविंग ऑन द रोड, देन वी कैन मेक अ ग्राफ ऑफ दैट कार। उसकी मोशन का मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं डिस्टेंस एंड टाइम के अक्रॉस। इफ वी आर ड्रॉइंग अ ग्राफ, देन द लाइन ऑफ दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर जो लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ दैट कार। उस स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर जो लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट्स द स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर लाइन रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ दैट कार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर मेरे पास स्पीड ग्राफ के ऊपर लाइन जो है, तो लाइन जो है, देखिए मैं आपको ऐसे करके बताता हूं। इफ वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मेरे पास लाइन कैसी आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, सीधी, तो वो सीधी लाइन आने का मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। एंड इफ वी आर गेटिंग अ कर्व्ड लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे एक कर्व लाइन ए ऐसे करके ड्रॉ की थी, इफ वी आर हैविंग अ कर्व्ड लाइन, अगर मेरे पास लाइन कैसी हुई, कर्व्ड लाइन हुई, स्ट्रेट नहीं हुई, उसमें कर्व आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड कैसी होगी, फिर वो वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। समझ गया बेटे, दो चीजें होंगी। तीसरी बात हमने क्या देखी यहां पर, कि मोर एंगल ऑफ द लाइन, अगर दो आपने ग्राफ ड्रॉ किए में, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। मसलन हमने यहां पे देखा कि ग्रीन का एंगल मैक्सिमम है, तो ग्रीन लाइन की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उससे कम स्पीड किसकी होगी, ब्लैक की होगी। उससे कम किसकी होगी, ब्लू की होगी। समझ रहे हैं?
तो जो लाइन जितनी ज्यादा ऊपर होगी उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, जो लाइन जितनी नीचे होगी उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। समझ रहे हैं? अच्छा, तीसरी चीज क्या देखी हमने कि इफ लाइन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि उस वक्त ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड जो होगी वो क्या कंसीडर की जाएगी? जीरो। जीरो कंसीडर होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो होगा वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? रेस्ट में। मसलन अगर मैं एक ग्राफ आपको किसी गाड़ी का शो करता हूं और उस गाड़ी का ग्राफ जो है वो मैं ऐसे शो कर देता हूं कि लो भाई ये आ रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ ब्लैक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है, तो आप कहेंगे देखते ही इस लाइन को कि ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है। तो देखिए ये ग्राफ आपको ये नहीं बता रहा है कि वेलोसिटी कितनी है, लेकिन आपको ये जरूर बता रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं। आपको ये जरूर बता रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में बता रहा है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है और किसकी कम। कितनी है ये नहीं बता रहा, लेकिन ये जरूर बता रहा है कि वेलोसिटी ज्यादा है या कम। आप ग्राफ देख के ये भी बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में या नहीं। अब मसलन देखिए, बस इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया है, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना मेरा बेटा? चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।